Yes. So once again, welcome each one of you to Indian Political House, the first virtual show of Indian Political House. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम मॉडरेट करेंगे, विल नॉट बी पार्टिंग इन डिस्कशन। हम लोग की जो डिस्कशन होती है वो पॉलिटिकल गॉसिप के रूप में होती है, जो वीक में एक या दो होती है, एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू, जिसमें हम वीक के जो पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, विल डिस्कस ऑन दैट। आज का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग चर्चा करें, हम लोग सुनेंगे। टॉपिक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टॉपिक इज इंडिया एट 76 सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ठीक है, कुछ रूल्स है। पहला रूल है कि कोई भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा, दे विल रेज हैंड्स, सबको मौका मिलेगा। ठीक है, जिसको भी अपनी बात रखनी है वो कोशिश करे कि 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में अपनी बात रखे, पॉइंट पे बात रखे, 40 सेकंड 45 सेकंड के अराउंड अपना बात रखे। यदि कोई बात रख रहा है और किसी को उसमें रिबटल देना है, वो हैंड रेज करे या चैट बॉक्स में डाले आई वांट टू रिबट, तुमको मौका मिलेगा, वो रिबटल दे पाएंगे, और फिर काउंटर रिबटल भी देना है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, बट अगेन बोलते वक्त नहीं कोई डिस्टर्ब करेगा, इट विल बी 1 बाय 1 लोग बोलेंगे, और हैंड रेज और चैट पे अपनी बात रखने से अपनी वो रखेंगे। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म रहेगा। 2-3 चीज जो प्रोहिबिटेड है, किसी को भी पर्सनल अटैक प्रोहिबिटेड है, इश्यूज पे आप बात करेंगे, फैक्ट्स के थ्रू बात करेंगे, हिस्टोरिकल प्रेफरेंस देकर बात करेंगे। ठीक है, सो अगेन एक बहुत ज्यादा फॉर्मल इसको नहीं रखेंगे, कैजुअल चर्चा है, जो मुद्दे हैं उसमें हम लोग कैजुअल चर्चा करेंगे। यू कैन स्पीक अबाउट द सक्सेसेस, यू कैन स्पीक अबाउट द फेलियर्स। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे आप लोगों के सहमति से। कूल, सो whoever want to speak on this topic, जो भी शुरू करना चाहते हैं, they can raise their hands. Yes, हिंदी और इंग्लिश में ही बात करें। ठीक है, सो वी आर गोइंग आउट फ्रॉम हियर, आई मीन आउट का मतलब है कि हम लोग यहां से जा रहे हैं, मतलब जो जो होंगे वो स्पॉटलाइट में होंगे आज। सो अभय जी, यू कैन, अभय जी ने जो जिनको भी बोलना है वो हाथ रेज कर सकते हैं। अभय, यू कैन स्टॉप। जी नमस्ते, और सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है अभय जी, कंटिन्यू करें। हाँ हाँ हाँ, तो ये सक्सेस और फेल्योर पर जो डिस्कशन होना है, तो सक्सेस तो इंडिया में 76 ईयर में काफी हुआ, इकोनॉमिकली हुआ, बहुत सारे चीजों में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो अंतिम लोगों तक जहाँ तक पहुंचना था सक्सेस का जो रिजल्ट है, जैसे संपन्नता हो या फिर उन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जिन अंतिम लोगों तक जो पहुंचाना चाह रहे थे आरक्षण के थ्रू या जो जिस भी, वो अभी तक ये जो हम लोग का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, बस एक फेलियर यही है, तो एक चला जाए। हेलो, So I think to summarize, just to summarize what Abhay said कि डेवलपमेंट हुआ है लेकिन सब लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो now if you have same views or counter views, you can raise hand and Tanmay, I think Tanmay wants to speak. Abhimanyu, I think you are on mute. So तो एक डेवलपमेंट की बात हुई, हम लोग, तन्मय जी ने हाथ उठाया, तन्मय जी पे हम लोग आते हैं। उससे पहले एक थोड़ा फ्लो में चलते हैं। तो पहला है कि 75 इयर्स में आपको क्या लगता है कि जो भी बोले दो चीज जरूर मेंशन करें, व्हाट हैव बीन 2-3 अचीवमेंट्स। ठीक है, 2-3 बड़े अचीवमेंट्स क्या रहे और 2-3 फेलियर्स उनके हिसाब से क्या रहे, ये बताते चले, मतलब। ठीक है ना, आई थिंक तन्मय, यू कैन गो अहेड। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस सर। सबसे पहले तो सर आज इंडिपेंडेंस डे है, 76 इंडिपेंडेंस डे, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरी चीज सर, ये बात करते हैं फेलियर की और या सक्सेस की बात करते हैं। सर फेलियर और सक्सेस सर टोटली सर डिपेंड होता है कहीं ना कहीं पर, जो सर हमारे पॉलिटिकल जो सेटअप्स रहे हैं उस पर सर डिपेंड रहता है। तो सर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सेटअप्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अगर हम पूरी तरह से हम इस बात पे हम एग्री नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हुआ है, ये भी बात कहना पूरी तरह से गलत होगा।
और पूरी तरह से इस बात पर भी नहीं एग्री कर सकते कि हम हम सब कुछ हम अपने सारे गोल्स को अचीव कर चुके हैं। जैसे जैसे गवर्नेंस चेंज हुई है, उनकी नई पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की, वैसे वैसे सर चीजें अपने अनुसार वो लोग ढाले हैं। तो ये कहना, आई डोंट थिंक आई एग्री टू दिस पॉइंट। तन्मय जी, आपके हिसाब से 3 बिगेस्ट अचीवमेंट्स 76 ईयर्स में क्या रहा है और 3 बिगेस्ट फेलियर्स इंडिया का क्या रहा है? सर सबसे पहले तो सर अचीवमेंट की बात कर लें तो सर जब शुरू में जब 5 इयर्स जब प्लान जब बना था तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको सचमुच में निभाया गया। आपको IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं, यूनिवर्सिटीज दिखती हैं सर। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं, कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन सर फेलियर यहाँ पर जहाँ पे हो जाती है जब कहीं ना कहीं हम एक जो रीजनल एस्पिरेंट्स है उसको हम बढ़ावा नहीं दे पाते हैं, वहां पर सर फेलियर की कंडीशंस ज्यादा बढ़ती है। और सर शायद यही रहा है कि सर आज जो साउथ इंडियन स्टेट्स के हालात कुछ और हैं, बट हमारे यहाँ बामुडा स्टेट्स के हालात कुछ और हैं। ये आप जॉबलेस हो, लोगों की संख्या बढ़ी है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में काफी कुछ बढ़ा हुआ है, कम्युनल पॉलिटिक्स या फिर ऐसी ऐसी चीजें आई हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें फेलियर है। ठीक है, तो यदि समराइज करें तो तन्मय आप कहना चाह रहे हैं कि जो शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई या जो फुलफिल हुई, चाहे IIM बनने की बात हुई या जो भी वो एक सक्सेसेस रही। फेलियर्स में एक रीजनल मतलब रीजन वाइज एक साथ बढ़ोतरी नहीं हो पाई, कुछ रीजन पीछे छूट गए, कि जॉबलेसनेस है, कोई कम्युनिटी पीछे छूट गई, कोई रीजन पीछे छूट गए, ये सारे कुछ कुछ फेलियर्स है, राइट? सर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा सर, ये बात आज सर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा सर अपने अपने स्पीच में सर, उन्होंने सर इस बात की सर चर्चा की कि दैट सर की रीजनल एस्पिरेंट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। और सर दूसरी सबसे बड़ी उन्होंने एक बात की चर्चा की कि पिछले कुछ दशकों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार लंबे टाइम तक काम नहीं कर पा रही थी। जैसा हमने देखा कि कई सारे लोगों ने शॉर्ट टाइम जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चाहे वो देव गौड़ा हो, वो चाहे वो चंद्रशेखर हो, या फिर इवन आपको गवर्नमेंट की राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं रहना, इसके चलते कई सारे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बन नहीं पाते हैं, तो मनी बिल के रूप में उन्हें पास किया जाता है। तो सर ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल सेटअप्स है, ये भी मुझे लगता है फेलियर का कारण है। ओके, ठीक है। Anyone who want to counter Tanmay or who wants to, I mean, put his point can hand raise. तब तक एक बार चैट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक प्रोबेबली वो अभी बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने डाला है, तो आई विल जस्ट रीड फॉर, आई मीन वो आई थिंक आयुष, कैन यू आप क्या रीड कर सकते हैं? I'll read. So Please. Akshat, I think Akshat has a point. The education sector has not received the attention it needed. It has been commercialized and every government has launched high voltage initiatives instead of truly working for the cause of education. So I think it is in counter of what Tanmay has said, or maybe he was talking about the higher educations when IIT IIMs were in the discussion, but I think this is more about primary education. Then Akshat is also saying people are not aware of their civil rights. They are not taught to assess the performance of the governments, and also environment degradation, unplanned urban development, discontinuance of 5-year plan, no long-term vision for. So these are the points from Akshat's side, and then there is one point, national emergency between 1975 to 1970. I think Irfan has raised his hand. इरफान के पास जाते हैं। बिफोर इरफान स्टार्ट्स, तब तक एक जो पॉइंट आया है, नेशनल इमरजेंसी बिटवीन 75 टू 77, तो जब तक इरफान अपनी बात रखे तब तक आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि किनको लगता है कि नेशनल इमरजेंसी बिटवीन 75 टू 77 हैज बीन द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडिया इन लास्ट 76 इयर्स। यदि आपको लगता है कि नेशनल इमरजेंसी सबसे बड़ी फेलियर, तो ड्रॉप इन यस इन अ चैट बॉक्स। यदि आपको लगता है नहीं, नेशनल इमरजेंसी नहीं, कोई और उससे भी बड़ी फेलियर रही है कुछ और, तो ड्रॉप इन नो इन अ चैट बॉक्स। इरफान जब तक बात रखेंगे तब तक आई थिंक एक छोटा सा पोल कर लेते हैं कि पीपल राइट यस इफ इट हैज बीन अ बिगेस्ट फेलियर इफ यू थिंक, और यदि जिनको लगता है वो नो रखे, तब तक आई थिंक इरफान कैन अपनी बात रख सकते हैं।
Good evening to everyone. Hope I'm audible. Yes. तो सबको 77 इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक बधाई हो. Coming to the points like success and the failures, मतलब सब लोग काफी अलग अलग पॉइंट्स बोल रहे हैं. तो मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेहतरीन सक्सेस ऑफ इंडिया है बीइंग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. हम मल्टी रेशियल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियन है, बट स्टिल जो अभी हमारा पास पोल भी आया है कि मतलब इमरजेंसी के बाद, मतलब इस तरह से काफी सारे चैलेंजेस होने के बाद भी वो चैलेंजेस को हम फेस करके आज तक हम एक बहुत ही बड़े डेमोक्रेटिक नेशन, शायद इतना अच्छा नहीं जितना जापान और साउथ कोरिया है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं मतलब देश में चाइना से बहुत अच्छी डेमोक्रेसी अपने पास है. और आज हम गर्व से कह सकते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम अपना नाम ले सकते हैं, क्योंकि इतने डायरेक्ट लोग मतलब लगभग अपना आबादी शायद 150 करोड़ के आस, अगर हम 150 करोड़ के आबादी में अगर हम वोटर्स की संख्या भी देखें तो इतने सारे लोग डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर मतलब अगर वो अपनी बात कह पा रहे देश के संसद भवन में या स्टेट्स के असेंबली में, ये कोई मामूली बात नहीं. ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की. एंड इसके साथ साथ में जाते हुए जो लिटरेसी रेट, जो मतलब ब्रिटिश ने हमें काफी कुछ सिखाया है, काफी कुछ ले गया है, वो बहस में ना जाते, शायद मुझे अभी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन लिटरेसी रेट जो हमारे पास 12% था 1947 के बाद, आज हम मतलब अगर लेटेस्ट सेंसस भी देखें 2011, अनफॉर्चुनेटली 2021 का नहीं हुआ है, 2011 का भी देखे तब भी हमारे पास 74% लिटरेसी रेट है. मैं मानता हूं अभी 1/4 भारत इलिटरेट है, लेकिन इसका मतलब हम ये भी देखना है पौना हिस्सा भारत लिटरेट है, जो कि सिर्फ 12% था 1947 के बाद. एंड जो मतलब अगर हम पर कैपिटा इनकम की भी बात करते हैं या हम पॉवर्टी की भी बात करते हैं, हमें गर्व है पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी पॉपुलेशन मिलाएंगे 45 करोड़ होगी, और इतने पॉपुलेशन को हम पॉवर्टी से बाहर निकाले हैं आज भारत में. और दिन अगर पर कैपिटा इनकम 1947 में हम 250 रुपए की बात करते थे, आज कुछ लगभग, अगर कोविड ना होती तो ये कुछ अलग ही होता, लेकिन फिर भी आज 90,000 के आसपास है. और जैसे ऑलरेडी कुछ लोग मेंशन कर रहे थे IITs, IIMs, एम्स, ISI, ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स देश के गर्व है जरूर, और इसरो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए हमें. एंड देन सेकेंड 5 ईयर प्लान जो महालनोबिस का था, जो कि काफी सारा हेवी इन्वेस्टमेंट इन मासिव इन्वेस्टमेंट इन हेवी इंडस्ट्रियलाइज हेवी इंडस्ट्रीज आने के लिए जो था, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एंड जस्ट इकोनॉमी पे नहीं, लेकिन वेलफेयर पे भी हमारे गवर्नमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशंस जरूर काम करे हैं. डिस्पाइट ऑफ बीइंग दिस मिक्स्ड हाइब्रिड एथनिक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, हमारे इंस्टीट्यूशंस हमें और हमारे गवर्नमेंट्स हम पर काम करे हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, ऐसे काफी सारी चीज वेलफेयर पॉलिटिक्स और वेलफेयर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में काफी हद तक अहम भूमिका निभाए हैं. एंड IT रेवोल्यूशन और जो आज का डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये नया भारत है. मतलब हर कोई आज मतलब हम तो मतलब सरकाजम में मतलब एक बुरी बात यह है कि आज भी हमारे पास मतलब बेगर्स है इंडिया में, लेकिन हम देख रहे हैं भी बेगर्स भी आजकल डिजिटल UPI पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगे. मतलब एक तरफ से नेगेटिव है, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स कहां तक गई है ये हम देख सकते हैं. एंड एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने का कोई भी मतलब ऐसी मामूली बात नहीं है, जो कि मतलब हमें कुछ भी चाहिए इंफॉर्मेशन सरकार से हम ट्रांसपेरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड रिगार्ड लाइवलीहुड के रिगार्डिंग भी MG नरेगा जो रखे हैं, वो भी एक बहुत ही बेहतर अचीवमेंट है. एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट और डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी, जो कि मतलब कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजियन, मतलब इसको हर कोई क्रिमिनलाइज करा है, लेकिन आजकल हम मॉडर्न होते हुए भी मतलब हर रिलीजियंस को साइड में रखते हुए हमने इसको डिक्रिमिनलाइज करे है होमोसेक्सुअलिटी को.
और ओलंपिक से लेते हुए वर्ल्ड कप से लेते हुए ऑस्कर या स्पेस चंद्रयान प्रोजेक्ट हमारे sorry. सक्सेस हम कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी आई एम टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम, ये सारे हम सक्सेस में जा सकते हैं। गिव मी 1 minute आई सो दैट आई कैन गो इनटू द पॉइंट्स आर वेयर बेटर वी कैन फोकस। ओके, सो हमारा कॉन्स जो है वो अभी भी आजकल मतलब इतना अच्छा लिटरेसी होने के बाद भी, हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स होने के बाद भी हमारा एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन रहा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पिटी है अभी भी। मतलब आजकल लोग गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए डरते हैं और जुडिशियल सिस्टम में इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि वर्कफोर्स कम पड़ रहे हैं कि मतलब केसेस हैंडल करने के लिए। और एक हमें किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड जो मैं तो गर्व से ये कह रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पूरा पॉपुलेशन मिलाकर हम पॉवर्टी से हटाए हैं, लेकिन हमें उस पॉवर्टी का डेफिनेशन को भी चेंज करना है। मतलब आज के हिसाब से गवर्नमेंट ये कहती है कि मतलब 1,000 रुपए अर्बन में एक महीना एक इंसान कमाया तो वो गरीब नहीं है, लेकिन क्या 1,000 रुपए में इंसान गुजारा जा सकता है? ये अपने आप को गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर लेना चाहिए। और जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ प्रेस है, मतलब कोई भी मीडिया का नाम ले लो, हम कह देते हैं वो उस फलाना पार्टी का है, ये हटना चाहिए। एंड देन मतलब जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आज तक आज अभी जो मतलब इतना ज्यादा है 2019 में की संसद में जो भी चुन के आए, 40% ऑफ एमपीज हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। मतलब ऐसे लोगों को क्यों इतना अहम भूमिका देती है सरकार, इसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। और आज भी मतलब सदियों से आ रहा है कैस्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब मतलब अभी भी फोकस करना चाहिए और स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज हमें जो अन्न देता है फार्मर किसान, वो आज भी, मैं एक किसान से बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि मतलब वो लोग ऐसे थे कि दोपहर में मैं उनके साथ लंच कर रहा था, पिछले 3 साल से उनको इतना लॉस आ रहा है, इतना लॉस आ रहा है, फिर भी वो फार्मिंग छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब उनको सरकार देती है 10,000 हर वर्ष का उनको किसान खेती करने के लिए, लेकिन उनको खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए। परसों काल बाढ़ के वजह से उनकी सारी क्रॉप्स नाश हुआ है और इसमें फिर भी वो मतलब उसके अलावा कोई और उनके पास रास्ता नहीं है। तो इस पे भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। शायद मुझे लगता है मैं ज्यादा टाइम ले लिया, माफी चाहता हूँ, बट या थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इरफान जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच दे दिया है अपना बिना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने में। आई थिंक सुधीर यू कैन गो अहेड एंड आई कैन रिस्पोंड। Yeah, thank you, sir. Firstly, happy Independence Day to all. So actually, I definitely agree with Irfan and everyone who has spoken earlier. So actually, my view is something like mixed, sir. ये कैमरा कनेक्ट हो जाता है ड्यूम से फोन वाला। My view is mixed. Actually, politically, economically, socially, and also environmentally, legally, technologically, we have been succeeded in many ways. So after independence, so I can say that I want to be on the failure side mostly. So there are instances of political corruption. So, for example, if you see after 1991, we have even seen high level of high-profile scams like 2G scam, Commonwealth Games scam, corruption scam. So all these also reveal mismanagement of funds by the governments, and I can highlight. And the other one is if you see inequality. Inequality among the population is also very high. That is one of the persistence challenge. Still, we couldn't, I can say, able to properly tackle that. Though after 12th, 10th plan or 11th plan, we have come across with inclusive growth. Still, lot of people are reeling under poverty. So that is one of the biggest challenge. I could say that we have still not yet succeeded. And the one is environmental degradation. So one of the now global concerns is degradation of environment. Maybe because of it, because after 1991 everything goes in the hands of private. So now the regulations and strict enforcement is very much important. Otherwise, what will happen? Like private takes ownership of common resources. So when that happens, obviously indiscriminate exploitation of resources will happen, and obviously it will be at the disadvantage of the people at large. So this has to be actually tackled very well. So it is still a major challenge, I think.
So another one is, I can say, someone has already covered emergency. So one other one is communal violence. So that is also, though for the last 5 years we can say that there is no instance of communal violence thanks to the government. I can say initially there were some issues of some communal violences were there, but last 5 years it is, I can say that no incident of communal violence. I can say major incident, I can say at least. So these also should be continued further. So these are the things I wanted to communicate. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Abhimanyu, you are mute. I think अभी ये तो हो गया है कि कौन से सक्सेस रही है, क्या फेलियर्स रहे हैं, इसको थोड़ा सा समराइज करते हुए ये कर सकते हैं कि क्यों रहे हैं। मतलब जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल, जैसे कि एकता, अखंडता, ये कहीं ना कहीं बनाए रखी है, काफी हद तक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का। इन चीजों पे लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव से, कई चीजों पे नेगेटिव्स बोल रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ को लेके कुछ लोग बोल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक इस चीज पे बात कर सकते हैं साथ में, जब भी बताएं कि ये चीज नहीं हुई है तो थोड़ा सा उनके हिसाब से रीजन भी बताएं, और बहुत चीजें एक साथ ना लें। एक चीज लें कि ये चीज मेरे हिसाब से अच्छी हुई है और इसका ये रीजन रहा है, ये चीज खराब हुई है उसका ये रीजन रहा है, उस तरह से। और थोड़ा सा इसमें मसाला भी लाते हैं। आई थिंक मसाला के बिना कोई चीज थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो जैसे हमने पूछा था कि सबसे बड़े फेलियर्स कौन से रहे हैं, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया, कुछ चैट बॉक्स में भी आए हैं। तो जो मेन 4-5 फेलियर्स आए हैं वो मैं बोलता हूँ, और आई वुड लाइक कि आप लोग हैंड रेज करके एक एक रीजन पे आप बात रखें कि आपको क्यों लगता है वो सबसे बड़ी फेलियर क्यों, ठीक है। एंड लेट्स सी मतलब क्या निकल के आता है एज अ ग्रुप की देश की सबसे बड़ी फेलियर क्या है। तो जो निकल के आई है मोटे तौर पे, एक चीज निकल के आई है कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो 1975 टू 97 लगी, वो एक बड़ी फेलियर के रूप में निकल के आई है। दूसरा निकल के आई है कि पीपल अवेयर नहीं है, मतलब पीपल आर नॉट अवेयर सिविल राइट्स, मतलब पीपल को अवेयर नहीं किया गया है, सो दैट प्रोबेबली वो अपने परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत अवेयर या डेमोक्रेटिकली अवेयर सिटीजन नहीं है 75 साल की डेमोक्रेसी के बाद भी। तो दूसरी फेलियर ये निकल के लोगों ने बोला है। तीसरी ये बोला है कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, कंक्रीट जंगल, अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें हैं। तो ये तीसरी चीज आई है। चौथी चीज जो बड़ी निकल के आई है वो आई है फेलियर के तौर पे डिमोनेटाइजेशन, एक बड़ा निकल के आया है जो बड़ी फेलियर है। पांचवी चीज बाबरी मस्जिद डिमोलिशन निकल के आया है। और छठी चीज रिजर्वेशन निकल के आया, जो रिजर्वेशन ऑफ क्रीमी लेयर को लाया गया। अगेन रिजर्वेशन एंड कास्ट सिस्टम को मैं मर्ज कर देता हूं, कास्ट सिस्टम में निकल के आया था, कास्ट सिस्टम एंड रिजर्वेशन एक निकल के आया है। और एक और फेलियर निकल गई है कि एक डिसयूनिटी है सोसाइटी में, मतलब कास्ट सिस्टम है, रिलीजन पे वो है, ठीक है। तो एक वो फैक्टर है। और एक निकल के आया जो आई थिंक लोगों ने भी बोला, इरफान ने भी बोला, कि एक जुडिशियरी सिस्टम की जस्टिस को जो डिलीवरी सिस्टम है वो एक डिलेड है, बैकलॉग्स है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हम लोग मानते हैं। तो ये 7-8 बड़ी चीजें निकल के आई है अभी तक, जो बड़े फेलियर्स के तौर पे सामने आई है, ये 8 चीजें। तो अगेन ऑब्वियसली मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई सक्सेस है, 8 फेलियर्स है डेफिनेटली, और आप बोल रहे हैं और हमारा भी मानना है कि डेफिनेटली वो फेलियर्स है। पर इसमें यदि हमें ये जानना हो कि बड़े फेलियर्स कौन है, यदि हमें 3 बड़े फेलियर्स आइडेंटिफाई करने, ठीक है, रैंक करने हो कि वो आर द टॉप 3 फेलियर्स ये 76 ईयर्स में कौन है, फिर उसको सक्सेस में भी करेंगे कि 3 सबसे बड़े सक्सेस क्या है। तो इसको यदि जस्टिफाई करने के लिए कोई बोलना चाहे, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी बोले वो एक टॉपिक को उठाए और वो सबसे बड़ा फेलियर क्यों, उस पर अपना पॉइंट रखे, तो आई थिंक वो बेटर होगा रेदर देन आई मीन कौन बोले। तो एनीवन कैन रेज हैंड कि 8 पॉइंट में हु डू यू थिंक इज द बिगेस्ट फेलियर। एनीवन कैन रेज हैंड। I think Sai Sumant has raised hand. Just give me a second. Yes, Sai Sumant, you can unmute your mic and you can go ahead. Sir, national emergency is the biggest failure, sir. Why?
Why? Because there is no need of imposing the emergency at that period between 75 to 77. There is no emergency situations is there in India at that time. It is the emergency was imposed because of personal reasons of Indira Gandhi because of because of her disqualification in the parliament. Who Raj Narayan, who is the person who won the case against Indira Gandhi. So there is no need of imposition of emergency at that time. And there is no freedom to the press and there is no freedom of speech, and so many fundamental rights are violated, and almost I think 10 amendments have taken place at that time, and the Sanjay Gandhi has tried to impose the new constitution at that time in the favor of their family. So I think it is the biggest failure by the Indian government Okay, at that time. Tanmay, you want to say something? You can go ahead. So like I have read the chat box. इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, सर विच आई थिंक दैट ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज वन ऑफ द फेलियर। एक ऐसी कम्युनिटी जो जिसके बारे में ये कहते हैं कि जो इंडिया के डिफेंस की जिसने हमेशा शुरू से रक्षा की, शायद चाहे वो खालसा मूवमेंट गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे देखने को मिलता है, या फिर और उस कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा इंडिपेंडेंस के टाइम पे। आपको जैसे उनका जो सबसे बड़ा जो शहर जो था जहाँ पे कहते थे सिख राज करते थे, लाहौर, वो पाकिस्तान में चला गया, ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया, सिखों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और एक ऐसी कम्युनिटी को इस तरीके से मतलब उसके ऊपर उसके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया गया। एक पर्सन जिसके बारे में आज तक श्योर नहीं है कि वो पर्सन टेररिस्ट था या फिर वो सचमुच में संत था। मैं बात कर रहा हूँ जर्नैल सिंह भिद्रावाले की। डोंट टेक इट कंट्रोवर्शियल, बट मेनी ऑफ द राइटर्स इंक्लूडिंग सुब्रमण्यम स्वामी ये आज तक ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उस इंसान के मतलब उसने आज तक अपनी किसी स्पीच में, अपने किसी एक्सप्रेशन में कभी खालिस्तान का जिक्र नहीं किया। उस आदमी को आज हम टेररिस्ट के रूप में देखते हैं, जिसने पंजाब के अंदर में ड्रग्स के अब्यूज के मुद्दे को सबसे पहले ठीक से उठाया। उसने सबसे पहले आपको पंजाब में जो हालात थे उस हालात को उसने अपोज किया, उसने गवर्नमेंट को अपोज किया। और सर ऐसी जगह पर एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करके जो गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार जैसी चीजों को रचा, ये आई वुड से दैट इट वाज वन ऑफ द बिग फेलियर। और ये बिग फेलियर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसे एक सिखों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया गया, बल्कि सर बिग फेलियर इसलिए भी है क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स पे अटैक किया गया। और वो जो सेंटिमेंट्स पे जो अटैक हुआ वही उसकी वजह है कि आज हमें देखने को मिलता है कि कनाडा में, यूके में जो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों की जो ब्रेन वॉश जो किए गए हैं जो आईएसआई के द्वारा। तन्मय पॉइंट बहुत थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। थैंक यू फॉर योर पॉइंट। Yes. Venkat, you can go next. Venkat, you can go next. You can unmute your mic and you can go next. Yeah, good evening. Yeah, good evening. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. See, I would like to put it across like this. See, there is a the entire world is changing. The last 76 years, though we talk about, see, it's not that only India is growing and the world remained stagnant. So the world is changing and the India is also changing. And there is a growth in almost every metric. So, but again, if you see comparatively, the growth and development, if you look at growth is naturally supposed to happen. So, but we should look at the development. Development is more or less similar. If you look at Pakistan and Bangladesh and China, till 80s and 90s, the situation is more or less right now. What do you think? Which is the biggest failure of India as in 76 years? Yeah, the biggest failures. The metrics I can say is that we are minus net exports. That is the biggest failure. Okay, got it. So always the country always has been minus net exports, one, and two, the domestic credit. See, because I have seen 90s also,
I've seen 2000s, 2010s and 20s. See, the credit in 95 is almost very negligible, limited to only government employees. Got it. Today, We have a constraint of time as well. So basically, net export, domestic credit, basically economic. You are telling that economy is one of the major failures in 76 years. Thank you. yeah, but this percolate, this spreads into all other Yes, got areas it. of life. Economy has an effect. I think next, Rao Shujit can make your point. Thank you, sir. Sir, I heard you say about the 7, 8 things that you think that are there in the chat box, but I don't think any of them is the biggest failure that the country has had in last 70 years. The biggest failure that country has had was unequal development across the country, where one dot of area has a GDP equal to the whole state, rest of the state. In the state of UP, 10% of the GDP is concentrated in one district, and against it is another district that has 0.03% of the GDP. And this is not only with the state of UP, this is with whole of the country. This unequal development that has occurred in whole of the country is the biggest reason why we cannot compete with the world on most of the occasions. And therefore, I think that is one of the biggest failures of this country. And as long as we don't have smaller states, the states that are smaller, considering the regional aspirations of the people, will not be able to develop as a country. So I think that's the biggest failure. Thank you, Vishwajit. A very valid point made. I think next we can move to Amarjit Singh Saini. Okay, hello everyone. So मेरा point ये है, short and simple रखूंगा. एक point ये है कि reservation and caste based politics biggest problem है और ये चल रही है. जो अभी हमने failure discuss किए वो failure हो चुके हैं और ये problem अभी भी चलती आ रही है. अगर मैं मेरी बात करूं, आई एम अ सिख और मैं गुजराती सिख हूं, बट मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है गुजरातियों के साथ. मुझे गुजरात को डेवलप करना है, बट मैं कभी भी एमएलए एमपी की सीट में कभी खड़ा ही नहीं हो सकता. मुझे कोई सीट देगा ही नहीं डेवलप करने के लिए. तो बस ये एक पॉइंट था कि भाई ये जो चीज है इसको हटा देना चाहिए. मतलब नहीं, लोगों के माइंडसेट चेंज होने चाहिए. लॉन्ग प्रोसेस है, बट होप सो हो जाए तो अच्छा है. थैंक यू. थैंक यू अमृत सिंह. अगेन रिक्वेस्ट ये है कि अपनी बात 30 से 40 सेकंड में रखें आप लोग और रीजन बताएं और वो क्यों है आपकी वजह से, व्हाई इट इज द बिगेस्ट फेलियर, वो रखें. आई थिंक नेक्स्ट अक्षत कैन गो नेक्स्ट. Thank you so much. I think the biggest failure has been the handling of Babri Masjid situation. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट शाहबानो केस में ओवरटर्न की गई फरवरी 1986 में और वो ताला खोल दिया गया. आई थिंक अक्षत लम्हों ने आप ये बताएं कि जी आई एम कंक्लूडिंग. लम्हों ने खता करी, सदियों ने सजा पाई. राइज ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिज्म, rise of right-wing ideology, saffronization of politics, गोधरा, polarization of elections, ये सारी चीजें हुई हैं only because of the Babri Masjid issue. That is all that I wanted to say. या लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप वो ना होता जो है अगर वो सिचुएशन ना होती. Good point made, Akshat. Thank you. I think next Rohit Undale can go next. Yeah. Hello everyone. I will make two quick points. First thing is again it's related to the backlog of cases in the judiciary. Almost you can say 4.7 crore cases are pending for a long time. So as the maxim goes, justice delayed is justice denied. Now this acts as a punishment to a justice seeker also. And I believe the hallmark of any great civilization is that it should be able to give timely and speedy justice, right, to the person who is seeking justice. Otherwise, it will act as an incentive for the wrongdoers. The second point I would like to make is primary education. Primary education in terms of the government education. Now, you can even observe in Western countries, even great leaders like even Barack Obama, their children are also studying in government schools, initially at least, right? So, in our country, government schools are the resort of the poorest of the poor, right? So, people who have any means would like to enroll their children into private schools. Now, this should not be there. So every child has a right to quality education so that his maximum potential can be utilized. And only then we can address the rest of the evils that follow. Maybe people were citing caste system, reservations, again law and order, gender bias, everything. And even unequal development, everything can be addressed if there is quality primary education. Because I believe our biggest resources are people,
right? And just having the numbers won't suffice. You need to also have quality manpower to make the most of it. That can only happen through accessible and inexpensive quality government education. Thank you. That's it. Thank you. Thanks a lot, Rohit. I think next, I don't know what's his name. I mean, the name is Kingston Bolwari Marak can go next. I mean, that's the screen name. Kingston Bolwari Marak. Hi everyone, good evening. Good evening. I'm audible? Yes, yes, you're audible. Please go ahead. जैसे कि यहाँ में डिफरेंट डिस्कशन चल रहा है, वैसे एक साइड इक्वल डेवलपमेंट के बारे में एक हमारे पार्टिसिपेंट ने बोला था कि स्मॉलर स्टेट होना चाहिए, ये होना चाहिए. एज आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मेघालय, यहाँ में स्टेट स्मॉलर है, आसाम से छोटा है, दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन यहाँ में इक्वल डेवलपमेंट के नाम से कल करप्शन है. यहाँ में सेंट्रल से फंड जो आ रहा है 1000 करोड़ 15,000 करोड़, लेकिन ग्रास रूट में 0.001% इम्प्लीमेंट होता है. एंड नंबर 2, मैंने डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी बोला था कि देयर इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज कंट्री के खुद कंट्री के लिए है, जैसे कि स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है और जैसे कि फार्मर्स है, वो सब का जो भी जमा किया हुआ था, एक रुपया जो जमा किया हुआ था, वो सब डिमोनेटाइजेशन की वजह से बैंक में ना डिपॉजिट कर पाया ना किसी और को दे पाया. तो that the crisis of our economy also is impact our GDP. Number 2, डिसएडवांटेज ये है और एडवांटेज ये है कि आउटसाइड जो टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन से डिमोनेटाइजेशन, उसके लिए हम इंडिया के लिए एडवांटेज है, क्योंकि काउंटरफिट करेंसीज बहुत आने लग गया था इंडिया में. सो दैट इज आई थिंक मास्टर स्ट्रोक टू प्रिवेंट द counterfeit currencies to entering the Indian country. That's all. Thank you. So thank you. Well made points. I think Tanmay, if you want to go next, we'll go. Then we'll conclude on this, and then we'll start with the successes. सर सबसे पहले तो जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे थे बाबरी मस्जिद के एक इशू के बारे में बात कही गई. सर ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशूज रहा है, शुरू से स्टार्टिंग से कंट्रोवर्शियल इशू रहा है. लेकिन सर ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि कहीं का भी अगर साइंटिफिक सर्वे अगर किया जाए और साइंटिफिक सर्वे होने के बावजूद भी इस तरह की बातें आती हैं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अटैक जब होते हैं, ये तो दैट इज कॉल्ड I would like to say this is the grave injustice. We have also right to practice our religion. We have also right to protect our religious institutions. और जो पास्ट में अगर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और अगर वो पास्ट के मिस्टेक्स को अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर सुधार रहे हैं, तो इसमें तो कोई गलती तो नहीं है. और फर्स्ट थिंग, one of the most thing, we have done scientific survey of the region. After scientific survey, हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इस बात को रियलाइज किया था कि दैट प्लेस वाज टेम्पल. तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए. तो इस तरह से ये जो बातें कहना कि वो उसकी वजह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव हो गए, उसकी वजह से आपको रिलीजियस पॉलिटिक्स आ गए. रिलीजियस पॉलिटिक्स स्टार्टिंग से रही है. आपको दंगे आपको 47 में भी हुए थे. आपको ग्रेट कलकत्ता राइट में आपको बहुत सारे लोग मारे गए थे. आपको हर जगह पे आपको इंडिपेंडेंस के बाद राइट्स हुए थे. ये आई थिंक आई वुड लाइक टू काउंटर दिस पॉइंट. तन्मय, ये पॉइंट तो ऐसा है कि जिसपे ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी डिस्कशन इस पे और ज्यादा लंबी डिस्कशन इस पे चल सकती है. ठीक है, तो एक टॉपिक के अंदर बहुत नहीं जाते हैं. नहीं तो अगेन इसके भी प्रोज हैं, कौन से, इसके काउंटर है, काउंटर का काउंटर है, काउंटर का काउंटर, काउंटर का काउंटर, और फिर वो इनफाइनाइट लूप है, तो इसमें नहीं जाते. बट एक चीज जो हमें आई थिंक एग्री करना चाहिए कि अगेन जो आप बोल रहे हैं वो सारी बात सही है, लेकिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन एक एक्टिविटी थी जो प्रॉब्ली लॉ के तहत भी नहीं थी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता कि आप बाबरी मस्जिद तोड़ दो और फिर तोड़ा जाता, तो एक अलग था. पर क्राउड ने अपने हाथ में लॉ को लेकर तोड़ा गया, जो एज अ देश, एज अ स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फेलियर बोले ना बोले, वो लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट एक शॉर्टकमिंग जरूर रही कि भीड़ ने वो काम कर दिया और देश और स्टेट कुछ नहीं कर पाए.
तो वो एज अ मानना पड़ेगा कि वो एक शॉर्टकमिंग रही। अब उसमें उसको क्या था, कैसे उसका सही तरीका था, वो आई थिंक दैट्स अनएंडिंग डिबेट। हो सकता है उसके लिए हम एक स्पेशल इंडियन पॉलिटिकल हाउस करें जिसपे हम अपनी मर्जी डिस्कस करें, ठीक है, वो डिस्कस करें। नाउ विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट विच इज द सक्सेसेस। तो हमने ये डिस्कस कर लिया जो फेलियर, सबने अपने में पॉइंट्स रखे, सबने अपने सॉलिड पॉइंट्स रखे और रैशनल के साथ रखे, उनको हम लास्ट में एक बार समराइज भी करेंगे। बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अचीवमेंट्स। कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े अचीवमेंट अभी देश के क्या रहे? प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात रखें, टाइम का लिमिटेशन है, और क्या रहे और क्यों रहे वहां तक अपनी बात को रखें। मुकेश मोदी जी, सॉरी, जस्ट कितना एक ही अचीवमेंट एक बंदा रखे तो शायद एक बंदा एक अचीवमेंट रखे और रीजन के साथ रखे, और दूसरा बंदा कोशिश करे कि वो अचीवमेंट को दोहराए। यदि कोई नया अचीवमेंट है तो बताए, ठीक है। मतलब यदि सपोर्ट करना है तो चैट बॉक्स में सपोर्ट कर दे कि आई सपोर्ट, ठीक है, पर मतलब उसके लिए टाइम वो ना करे। आई थिंक मुकेश मोदी जी यू कैन। हाँ, मेरा जो मेन पॉइंट है कि मतलब मैं जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि इंडिया को हमेशा एडवांटेज था कि उसको वेस्टर्न एलाई हमेशा सपोर्ट करेंगे, और एक्चुअली जो एडवांटेज था उसको इंडिया ने कभी नहीं लिया। स्पेशली जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, तो करप्शन वगैरह और वेरियस इश्यूज, और उनका जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लैक ऑफ कमिटमेंट के कारण वो बेसिकली उनने वो एडवांटेज नहीं लिया। लेकिन जब मोदी आया तो बेसिकली उसने वो एडवांटेज पूरी तरह से लिया, और चाइना से जैसे आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना, या मैक्स ऑफ फोन्स के मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होना, ये, और अभी जैसे लैपटॉप को इंपोर्ट को भी बैन कर दिया है, तो ये सब करना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। और मुझे लगता है कि ये इंडिया को लॉन्ग वे में बहुत फायदा कर जाएगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी अगर कंट्री डेवलप हो रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुकेश जी। आई थिंक मंगेश जी यू कैन गो नेक्स्ट। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से अपने कंट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट है गिविंग द फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट इन लास्ट 10 years. So it's helping to make the decision which is required. So giving the full majority government is a big achievement for the country. मतलब स्टेबल गवर्नमेंट आप बोल रहे हैं, मोटे तौर Full, हाँ, मतलब सिंगल पार्टी विद फुल मेजोरिटी। ओके, थैंक यू मंगेश जी। एनीवन एल्स यू वांट टू स्पीक? रोहित जी यू कैन गो नेक्स्ट। Acha, hello sir. Hello everyone. See, according to me, I think our biggest achievement since independence has been the Green Revolution. From a country which was facing famines and depending on imports for food grains, we have become an exporter and we have become self-sufficient. It was also evident when we had COVID, where we could provide so much free ration to the needy, right? And even we are now the almost before the ban came in, 40% rice was exported. I mean, our share was 40% about in the total export of rice. So that's a great way we have come, and I think this is the basic need for any citizenry, right? That you should get food, right, to sustain. So that I believe is our biggest achievement. Hello. Yeah, thank you, Rohit ji. I think Sai Suman ji can go next. Sir, new economic reforms, that is privatization, liberalization, globalization, is the biggest achievement according to me, because after implementation of new economic reforms, the average income of the employees have increased, and lifestyle of the people have changed. So this is my opinion about the biggest success in the. Okay, thank you. Venkat, you can go next. Yeah, actually, India's growth story, as as per my observation, started with telecom, leading to IT. Both benefited through FDI. So these three are the key factors which have written the growth story of India in the last 30 years. I think this is the major success. Thank you. Aditya, you can go next. Yes, sir. Sir, being a nuclear power is also one of our biggest achievements.
that helps us keep a national security. Nuclear power. Okay, great. Anyone else who want to speak? Just raise your hand. I mean, ये दुनिया का नियम है कि लोग क्रिटिसाइज करने में ज्यादा लोग रहते हैं, गलत बताने में, और अच्छी बातें करने में हमेशा कम लोग रहते हैं. Anyway, I think Vipin can go next. यस सर. विपिन जी बताइए. आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही है, बताइए. हेलो. हाँ जी आ रही है, बताइए. हेलो. आ रही है, बताइए. बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए. आई थिंक अजीम खान आप. विपिन जी बताइए. हेलो. हाँ विपिन जी आवाज आ रही है, प्लीज बताइए. आई थिंक विपिन जी को कोई इशू, मतलब इशू आ रही है. आई थिंक किंगस्टोन बोलवारी मारक जी कैन गो नेक्स्ट. हेलो. किंगस्टोन बोलवारी मारक जी. सिंस लास्ट 76 years मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत एक अचीवमेंट है, सक्सेस है हमारे भारत देश के लिए. थैंक यू. पर ये तो अभी कैंपेन है, आत्मनिर्भर भारत हुआ कहाँ है? ये तो अभी कैंपेन है. ये मतलब इट्स अटेम्प्ट टू बी आत्मनिर्भर भारत, बट आई थिंक इट विल बी अचीवमेंट व्हेन वी रियली बिकम आत्मनिर्भर भारत. चलिए, थैंक यू. अमृत सिंह सैनी जी. हेलो. मेरे हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक भी अच्छा अचीवमेंट है. बॉर्डर कंट्रीज अभी थोड़ी सी मतलब डरती है हमारे से, इंडिया से. नहीं तो पहले तो बस अटैक होता रहता था, और टेरर अटैक भी होता था. अब टेररिज्म भी बहुत कम हो गया है. ओके, यही पॉइंट है. ओके, थैंक यू. विपिन जी आप अपनी बात रख सकते हो. यस सर. सबसे पहले सर मैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और आपका ये करना चाहता हूँ अभिनंदन कि आज ओपन डिस्कशन रखा सबके लिए. बहुत सही सर. सर मैं चीज कहना चाहता हूँ कि सक्सेस जो हमारा हुआ है ये 75-76 सालों में, एक जो लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी अच्छी हो रही है सर अभी हर जगह पे. और दूसरी चीज जो क्लीननेस के लिए, मतलब स्वच्छता के लिए लोगों में जो जागृति हुई है वो काफी बढ़िया हुई है. ये दो चीजें काफी डेवलप हुई है इंडिया में. यस सर. और सर एक फेल्योर में बोलना चाहता था. जी. सर फेल्योर में सर एक कहना चाहता है कि हम कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, इंडिया इज लेकिन सर ऐसा लगता ही नहीं सर. क्योंकि 5 साल अपन चुन के देते हैं राजनीतिक लोगों को, और 5 साल उनका देखना पड़ता है कि वो 5 साल क्या दिखा रहे. ऐसा लगता है लोगों को कि 5 साल एक बार चुन के दिया तो 5 साल वो हमको पूछते ही नहीं है. तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए. दैट इज राइट टू रिकॉल, जैसा कुछ ना कुछ होना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र में स्थिति है सर आज, हर एक लोगों को लगता है कि यार हमने चुन के दे दिया, लेकिन ये लोगों ने पूरा, कभी कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, हम खाली तमाशा देख रहे हैं. तो ये थोड़ा सा सर ये फेल्योर हो गया है सर पूरा. डेमोक्रेसी कहाँ पे है सर? राइट टू रिकॉल चाहिए, नहीं तो लोगों को लगना चाहिए उनका शासन चल रहा है सर. और एक उसमें मुद्दा है सर कि आज मतलब स्टेट में भी आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के जो बदलियां जो होते वो सब उनके ही हाथ में है. तो रिगार्डिंग जैसे मंत्री आते हैं उनके हिसाब से सब टीम लगा देते हैं सर. इसके लिए अलग सिस्टम चाहिए सर. तो उनके हाथ में सब कंट्रोल रखा है सर. नाम के लिए डेमोक्रेसी है, बस यही था सर. जस्ट वो आप ड्राइव नहीं कर रहे हो अभी, वीडियो बना. मतलब विपिन जी का कहना है कि मैंने वोट किया था फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको छोड़ के बाकी सब बन गए. उद्धव जी बन गए, बन गए, हो सकता है जितने ज्यादा पवार भी बन जाए, पर उनको वोट किया था महाराष्ट्र में वही नहीं बने. चलिए, ये दर्द समझ. खाली अभी राज ठाकरे रह गए बाकी सर. चलिए सुधीर जी, यू कैन गो नेक्स्ट. Hi sir. One of the biggest successes is, I can say, remarkable progress in science and technology, especially space exploration. So we have come a long way from, I can say, from import dependence of technology on other countries to uh, indigenous development of our own, I can say, launch vehicles, GSLV and PSLV. So I can say that this is one of the biggest achievement, and thanks to Homi Vikram Sarabhai, who laid strong leadership.
Thank you. I think next can go ahead. Suresh ji, you can go next. Yes, sir. Good evening to all. So, in my opinion, the biggest achievement is like privatization and the globalization, sir. Because of that, we have to able to put our name in the prospect of the world. So, in last 76 years, so privatization and globalization, these two things, I think. Thank you. Thank you. I think next, like Pasha. I mean, जिनका screen name like Pasha, you can go next. Good evening, one and all. India's biggest achievement is polio eradication. In 1990s, around 60% polio cases were in India. In 2014, India received zero polio certificate from WHO, the World Health Organization. It is one of the biggest achievement ever seen in the human history. Even in during COVID times, India manufactured around most biggest hub to vaccine in the world. They supported every country by sending vaccination, like different vaccines to different countries. Like they helped everyone. Like because of India, like no country would have escaped from this COVID and pandemic situation. Thank you. Thanks a lot, like Pasha ji. Anyone else would like to speak? You can just raise your hand. Ajim ji, you can speak. Yeah, thank you. Good evening to all. The biggest achievement of India, I can say, the sports development. In 1984, we are struggled to beat the West Indies. So recently, I met Srikant ji in one meeting. He was sharing about all the thing was happened in the pavilion when we have the press meeting. The Kapil Dev was saying we can beat West Indies. So the Srikant ji was saying, sir, is to thoda height. They are all height. They are very, very small. How can we beat them? But he's keep telling, we can do it. But from that level, now we are India, beating all the the countries in the cricket, as well as yesterday, the Asian the cup we are climbing in the fourth time. So I can say in 30-40 years, Indians are not fit sports. Now Indians are highly the fame in the world, the agenda of sports. Thank you, Ajim ji. But we again lost to West Indies. Hello. I think Ravi Shankar ji can go next. Ravi Shankar ji, बताइए. Yeah. So actually, I would like to say a few words on this occasion in a faster way. First thing is, at the time of Indian independence, the literacy rate in India was 12%. Now, the latest literacy rate in India is 78%. I think that is a success, but actually that could have been more above 90%, so 90 to 95%. But 78% is also still good. That is one thing that is success made by India. And second thing is the employment. When we think of employment, earlier from the beginning of independence, agriculture sector used to have a lot of employment opportunities, and people were involved in agriculture sector, agri and related. Next, manufacturing, that was a little bit down, so it was not developed then. Then service sector was very minimal employment rate. So now the picture has been reversed, and the more jobs in service sector, some certain number of jobs in manufacturing, and a few number of jobs in agriculture sector. That is the trend now we see. This is the trend where the service sectors provides a lot of employment opportunities, is observed in almost all the developed countries in the world. So third thing is the biggest achievement of India or success of India is India secularism, because every human being doesn't have any caste or region or religion or race or whatever it may be at the time of birth. So based on the time of birth of an individual, there is nothing like that. Only thing is that later they are given the religion, caste, language, etc., etc. So secularism is the most best instrument for social harmony in the country. So all let us all believe in humanism.
Not religion doesn't make anybody great or lesser. But unfortunately in India, there is a certain sort of social inequalities because of religion. So when it is a secularism wherein every citizen of this country has a right to propagate, profess his own religion or belief, that will be fine. Otherwise, one particular religion in one country leads to a lot of problems. Suppose if all the Indians who are at America, who constitute 1% of the American population, if the government, American government decides somehow that all these for different reasons, then decides that no Hindu should be given property rights, no Hindu should be given employment at America, then it will create a lot of problems. So I think humanism is the best thing that one can adapt. In the other form of humanism is secularism, where all citizens can go for their own belief system. So this is the thing, and primarily, the see if when it comes to what do you call per capita income. Somebody was mentioning per capita income. So at the time of independence, it was very less. Now it has gone up considerably, gradually on higher side. But latest reports from both local sources, Niti Aayog, and the foreign institutions like Oxfam. So 1% of Indian population is concentrating huge wealth. 40% of wealth in their is in the hands of 1% people. So when we calculate that 40%, excluding that 40% and excluding that 1%, the per capita income of average Indian comes around only 1 lakh rupees, not as given that 2 lakhs. When we consider 1% population rich people and 40% asset wealth. We have a limitation of time. So that's the thing. So what I feel to say is, as per the Indian Constitution, directive principles of state policy, so they should not, states shall ensure that there are no economic disparities between citizens of this country and citizen groups of this country. Thank you. So Thanks a lot. that, Thanks a lot, Mr. Shankarji. We have a time limitation. I mean, we need to conclude as well. Thank you for your point of view. We will conclude. And we'll have a small feedback. Obviously we discussed about the failures and successes. Definitely, failures, we got much more points than we got in the successes. So मैं एक बार just repeat करना चाहूँगा the sum up part, and then we'll conclude the session with your feedbacks. So definitely there were 10-12 big failures which emerged. One is definitely the emergency. Second is the Sikh riots and Operation Blue Star. Third is the economic failures, which comprises of net export or the domestic credit economy. Fourth is very important point of unequal development in India in terms of region as well as in terms of society. Fifth is the reservation and caste-based politics that exists till today. Sixth is Babri Masjid case and the demolition of Babri Masjid. Seventh is the backlog in judiciary. That's it. Next one is the quality primary education. Because till today also a major part of India lacks in primary quality education, and quality education is definitely the foundation of the building of the nation. Next is the demonetization. Then are corruption and scams, and then probably the execution of schemes on ground. The schemes are made, 5-year plans, but the way they are executed, especially in the remote areas or the north in India, has been the execution. So these are the broadly 10-12 biggest failures that the group has come up with and discussed today. The few of the biggest achievement has been the one achievement that stood out was the LPG policy. The liberalization, privatization, globalization policy of 91 government. Many people who spoke about it also told, and many of you mentioned in the chat box as well. Well, ये एक point है जो repetitive बार-बार आई अलग-अलग words के माध्यम से. So that has been definitely one of the top. Second is probably the digital India जिसके बारे में हमने बात किया. Third has been the industrial development. Industrial development में बात किया हमने, वो एक बड़ी achievement रही है, but I think उसका भी एक बड़ा reason ये LPG policy रही है. Fourth has been stable government. जब stable government रही है तब तक अच्छा काम हुआ है.
Then someone mentioned, Ajimji mentioned about the sports, that how India probably was not sufficient. जब independence हुआ था तो रोटी की दिक्कत थी, वो आज sports में world leader बन रहा है, तो that's one of the big achievement. The nuclear power that India has been able to grasp is another important move. Attempt to make India Atmanirbhar is also one of the ambitious project or achievement that we can call it. The surgical strike or air strike, or the India knows how to give the answer back as a strong nation, has been one of the achievement. The polio eradication, also one point again which many of you made, was the literacy rate, that how it jumped from in next 75 years. And obviously the last point is that we remain a vibrant democracy. हम लोग ये बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर पा रहे हैं, एक भाईचारे के माहौल में रह रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंसेस हैं, बट अगेन ओवरऑल जो बात है वो एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर जो एसेंस है वो देश में बरकरार है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बरकरार है. एंड दीज हैव बीन द सक्सेसेस टिल नाउ, दैट ये मोटे तौर पे बात आई. सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन पॉइंट फ्रॉम एवरीवन. आज काफी मजा आया. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी अपना फीडबैक वन करके नहीं ले पाएंगे, टाइम ज्यादा हो गया हमारा, तक 45 मिनट का रखेंगे, बट इट्स वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 आवर. सो अगले 2 मिनट प्लीज ड्रॉप इन अ चैट बॉक्स दैट हाउ यू लाइक द सेशन, और अगले बार व्हाट इज द टॉपिक जो आपको लगता है इस पे होना चाहिए, सो दैट हम ये कोशिश करेंगे कि वी डू इट इन अ फोर्टनाइटली, मतलब महीने में एक बार तो करें ही पॉलिटिकल हाउस, और हो सके तो 15 दिन में भी करें. और वी रियली वांट टू मेक इट अ फिजिकल, खास करके जो इंडिया के बड़े सिटीज हैं लाइक दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे, लखनऊ, अहमदाबाद, नोएडा, यहाँ पे हम इसकी फिजिकल मीटअप्स करा पाए, जहाँ पे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के 10-15-20 लोग महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार मिले, पॉलिटिक्स पे डिस्कस करें, एक कम्युनिटी भी बिल्ड हो और एक दूसरे से लर्निंग भी. आज भी बहुत सारे पॉइंट लोगों ने बोला तो एक दूसरे से सीखने का मौका मिला, और एक स्पोर्टिव वे में डिस्कशन हुआ, जिससे एक वो भी मिला कि हाउ, मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी करने का मिला. इस बार थोड़ा हम लोग डिबेट फॉर्म कर पाए हैं, बट प्रॉब्ली विल ट्राई कि अगली बार से थोड़ा डिबेट भी हो, मतलब थोड़ा सा मसाला सबको अच्छा लगता है, तो थोड़ा आज मसाला की कमी रही, बट आई थिंक ये पहला एक्सपेरिमेंट था, तो मतलब वी आर हैप्पी दैट हैज बीन. सो यदि किसी का कोई फीडबैक है तो प्लीज ड्रॉप इन अ चैट बॉक्स. विल वेट फॉर 2 मिनट्स बिफोर वी कंक्लूड द सेशन. Tag description will help to learn. Okay, we'll take care of it. Thank you for. Your populistic policy is one. अगली बार तो हम लोग कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि वी एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी कुछ चीज कंक्लूड करें, जैसे मतलब एक एग्री करके, जैसे पार्लियामेंट एग्री करता है कुछ बात पे बिल को पास करने के लिए, तो हम लोग भी कुछ चीजें मतलब एज अ ग्रुप वी एग्री ऑन समथिंग और उसको वैसे करें, ऐसा कोशिश करेंगे, थोड़ा और इंप्रूव करेंगे. मे बी नॉट 100% अग्री, वो हो नहीं पाता है, लेकिन मेजॉरिटी अग्री टाइप का कुछ. हाँ, मतलब कंसेंसस एग्री हो, मतलब नहीं करना चाहेंगे बट कंसेंसस बने तो इस पर. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you all. We'll again see in the next session of Indian Political House. Thank you all.